ठीक है। हमने पढ़ा हुआ है एक्यूट इन्फ्लेमेशन, हमने तकरीबन खत्म कर दिया है, ठीक है, कल। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में होता ये है कि आपके टिश्यू के अंदर कोई बैक्टीरिया आता है, ठीक है। ये टिश्यू है, इस टिश्यू के अंदर ये बैक्टीरिया आया हुआ है। अब ये इन्फेक्शन कहलाता है कि जब कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आपके टिश्यू के अंदर, आपके जिस्म के अंदर आ जाए, इसको कहते हैं इन्फेक्शन। और ये जो बैक्टीरिया या पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो अंदर आया है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुई है, इसको हम कहते हैं इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है। अब इस इन्फेक्शियस एजेंट का मुकाबला करने के लिए बॉडी एक रिस्पॉन्स देती है। उस रिस्पॉन्स को हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। उसमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स आते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल हो गए, मैक्रोफेजेस हो गए, लिम्फोसाइट्स हो गए, और वो बैक्टीरिया को मारते हैं। और बैक्टीरिया को मारने के बाद, वायरस को, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को, इन्फेक्शियस एजेंट को मारने के बाद, इस टिश्यू के अंदर जो डेब्रिस पड़ा हुआ था, जो गंद पड़ा हुआ था, ज़ाहिर है जो ये जंग हुई है यहाँ पे न्यूट्रोफिल और बैक्टीरिया और वायरसेस और इनकी, तो यहाँ पे बहुत सारा गंद जो है वो बन गया है। इसको इसको हम डेब्रिस कहते हैं, डेब्रिस। तो इस डेब्रिस की क्लियरेंस जो है, इसकी सफाई भी इन्फ्लेमेशन का वो होती है, जिम्मेदारी होती है। तो ये जो इन्फ्लेमेशन है, ये दो टाइप्स का होता है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन का हमें पता है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन के सेल्स न्यूट्रोफिल्स हैं, और जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हो जाए, तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के जो सेल्स होते हैं वो लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है, लिम्फोसाइट। अब जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, ये जब प्रोसेस शुरू होता है, तो इसमें बेसिकली कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे सबसे पहले क्या होता है, मार्जिनेशन होती है। मार्जिनेशन का मतलब ये है कि ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर बिल्कुल सेंटर में ये न्यूट्रोफिल मौजूद है। तो न्यूट्रोफिल सबसे पहले मार्जिन्स पे आते हैं, यानी साइड पे, किनारे पे आते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं मार्जिनेशन। उसके बाद न्यूट्रोफिल की जो रफ्तार होती है, ये स्लो हो जाती है। स्लो किस तरह होती है कि न्यूट्रोफिल के ऊपर फैलाइल लेविस एक्स मॉडिफाइड ग्लाइकोप्रोटीन होता है, वो न्यूट्रोफिल के ऊपर मौजूद होता है। और यहाँ पे ब्लड वेसल के एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर पी सेलेक्टिन और ई सेलेक्टिन मौजूद होते हैं। तो ये जो सेलेक्टिन है, ये और सैलाइल लेविस एक्स मॉडिफाइड ग्लाइकोप्रोटीन, ये एक दूसरे के साथ स्टिकिंग होती हैं, चिमटते हैं, जिसकी वजह से, चिमटने की वजह से न्यूट्रोफिल की रफ्तार स्लो हो जाती है। उसके बाद फिरम एडहेजन होती है। फिरम एडहेजन में ये होता है कि न्यूट्रोफिल सख्ती के साथ जुड़ जाता है एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर। ये आई कैम और वी कैम होते हैं। और न्यूट्रोफिल के ऊपर इंटेग्रिन होती है, इंटेग्रिन। इंटेग्रिन और एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर आई कैम, वी कैम, ये एक दूसरे के साथ टाइटली बॉन्ड बनाती हैं, जिससे न्यूट्रोफिल की यहाँ पे फिरम यानी सख्त एडहेजन हो जाती है। उसके बाद इमिग्रेशन, जिसको हम डायबिटीज भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, दो एंडोथेलियल सेल्स के दर, ये ब्लड वेसल की दीवार है, ये दीवार के अंदर मौजूद एंडोथेलियल सेल है, इसके दरमियान न्यूट्रोफिल अपने सोडोपोड्स इंटर करता है। ने अगर न्यूट्रोफिल पहले इस तरह था, तो अब जब ये एंडोथेलियल सेल के दरमियान आएगा, तो ये इस तरह हो जाएगा। ये इसने अपने सोडोपोड दरमियान में डाल दिया रास्ता बनाने के लिए। तो इस तरीके से ये न्यूट्रोफिल बाहर आ जाता है, इस ब्लड वेसल से बाहर आ जाता है। इसको कहते हैं इमिग्रेशन या डायापेटीसिस। उसके बाद न्यूट्रोफिल इस जगह से इंफेक्शन वाली जगह पे आएगा, जैसे बैक्टीरिया तो यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो जो मूवमेंट होगी, इसको हम कीमोटैक्सिस कहते हैं। कीमोटैक्सिस इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि कुछ केमिकल्स हैं कि जिनकी पीछे ये न्यूट्रोफिल यहाँ पे आएंगे, और वो केमिकल, वो कीमोकाइन इन्फेक्शन वाली जगह पे बनते हैं। जैसे ये भी टिश्यू है, ये भी टिश्यू है, ये न्यूट्रोफिल इधर नहीं आएगा, इधर आएगा। इधर क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, और इन्फेक्शन के नतीजे में यहाँ पे मुख्तलिफ कीमोकाइंस जो हैं वो बने हैं। उन कीमोकाइंस को देख के न्यूट्रोफिल इनके पीछे आता है, और इस किस्म की मूवमेंट को जो कीमोकाइंस की वजह से हो, इसको हम कीमोटैक्सिस कहते हैं। तो कीमोटैक्सिस के प्रोसेस के थ्रू न्यूट्रोफिल इन्फेक्शन वाली जगह टिश्यू पे आएंगे। उसके बाद ये फेगोसाइटोसिस करेंगे, यानी ये जो बैक्टीरिया आया हुआ है, इसको इनगल्फ कर देंगे, खा लेंगे, इनगल्फ कर लेंगे। फेगो मीन ईटिंग, फेगोसाइटोसिस मीन ईटिंग। उसके बाद डीग्रेनुलेशन होगी। डीग्रेनुलेशन में क्या होता है, इस न्यूट्रोफिल के अंदर आपने बैक्टीरिया, इसने बैक्टीरिया को खा लिया है, ये बैक्टीरिया है। और इसी न्यूट्रोफिल के अंदर लाइसोसोम मौजूद होते हैं, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। तो ये लाइसोसोम और बैक्टीरिया जिस थैली के अंदर बंद है, इसको फेगोसोम कहते हैं।
ये फेगोसोम और ये लाइसोसोम ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं और इससे ये चीज बन जाती है, यानी फेगोलाइसोसोम। इसमें बैक्टीरिया भी हैं और लाइसोसोमल एंजाइम्स भी हैं। ये फेगोलाइसोसोम बन गया। फेगोलाइसोसोम के अंदर डीग्रेनुलेशन होती है, जो एंजाइम्स हैं इसके लाइसोसोम के जो एंजाइम थे वो बैक्टीरिया को मार देते हैं। तो ये एक पूरा एक प्रोटीन। उसके बाद क्या होता है, 8वें स्टेज पे क्या होता है कि या तो रिजोल्यूशन होती है, ठीक है, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब ये है कि ये जगह क्लियर हो जाती है, बैक्टीरिया सारे मर जाते हैं, इन्फ्लेमेशन क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन ये कैसे खत्म होती है? देखो, ये 2 दिन के अंदर ये सारा काम हुआ, 1 से 2 दिन में। तीसरे दिन कौन आया? मैक्रोफेज आया। 1 से 2 दिन में ये सारी कार्रवाई हुई यहाँ तक, डीग्रेनुलेशन तक। अब तीसरे दिन मैक्रोफेज आता है बाहर। जब ब्लड वेसल के अंदर हो तो हम इसको मोनोसाइट कहते हैं। जब ये ब्लड वेसल से बाहर निकल के टिश्यू में आता है तो इसको मैक्रोफेज कहते हैं। तो मैक्रोफेज आता है तो अब इसने डिसाइड करना है कि क्या अब मैंने ये इस प्रोसेस को अब मजीद रोकना है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन को, या इसको जारी रखना है। इसके लिए वो देखता है कि क्या यहाँ से बैक्टीरिया और बाकी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म क्लियर हो गए हैं। अगर तो क्लियर हो गए हैं तो ये जो मैक्रोफेज जो इधर आया हुआ है, ये मैक्रोफेज क्या रिलीज करता है? ये इंटरल्यूकिन 10 रिलीज करता है और टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा ये रिलीज करता है। ये दो चीजें जाती हैं और ब्लड वेसल्स को कहती हैं कि बस अब आप मजीद इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड और इन्फ्लेमेटरी सेल्स और ये चीजें ना बोलो, ना भेजो। यहाँ पे सारा काम साफ हो गया है, इस कार्रवाई को बंद करो, एक्यूट इन्फ्लेमेशन को खत्म करो, यानी रिजोल्यूशन हो जाएगी। ठीक है, रिजोल्यूशन हो जाएगी। लेकिन अगर मैक्रोफेज देखे कि यहाँ पे तो अभी भी बैक्टीरिया या बाकी चीजें पड़ी हुई हैं, तो वो फिर इंटरल्यूकिन 8 रिलीज करता है और इंटरल्यूकिन 8 जो है वो फिर 8 से वेट वर्क सबर वाला वेट, कि जब ये इंटरल्यूकिन 8 रिलीज करते हैं तो इंटरल्यूकिन 8 आके इसको कहता है कि आप लोगों ने अभी ये बंद नहीं करना, अभी पूरी सफाई नहीं हुई, अभी इसको जारी रखो। तो ये इस तरीके से फिर बाद में कन्वर्ट हो जाएगा इनटू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था कल। अब हमने उसके बाद ये पढ़ा था कि जो किलिंग, अच्छा, अब इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स जो हैं उसके ऊपर हमने बात की थी। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स के ऊपर। इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स का मैंने ये कहा था आप लोगों को, इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स वो चीजें हैं जो इस सारी कार्रवाई को मीडिएट करती हैं। मीडिएट मीन हेल्प करना। अब इस सारी कार्रवाई की हेल्प करना, इसको जारी रखने में जो चीजें हेल्प करती हैं वो 2 जगहों से आती हैं। या तो वो सेल के अंदर बनती है, मुख्तलिफ सेल, जैसे ल्यूकोसाइट हो गए, लिम्फोसाइट हो गए, एंडोथेलियल सेल्स हो गए, मैक्रोफेज के सेल्स हो गए, उनसे बनती है। या फिर ये लीवर के अंदर बनती है। ठीक है, तो अब सेल के अंदर जो चीजें बनती हैं वो 2 तरह की होती हैं। या तो सेल के अंदर पहले से बनी बनाई चीजें होती हैं, यानी प्री फॉर्म्ड, या ये न्यूली सिंथेसाइज्ड होती हैं, यानी जब ये प्रोसेस शुरू होता है तो ये फिर नए नए ये चीजें बन जाती हैं। न्यूली सिंथेसाइज में कौन कौन आता है आपके पास? प्रोस्टाग्लैंडिन आते हैं। ये कहाँ कौन से सेल्स में बनते हैं? सारे ल्यूकोसाइट्स में, सारे व्हाइट ब्लड सेल में। ल्यूकोट्राइन कहाँ बनते हैं? ये भी सारे व्हाइट ब्लड सेल में, यानी ल्यूकोसाइट में। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर ये भी सारे ल्यूकोसाइट में। रेडिकल ऑक्सीजन स्पीशीज ये भी सारे ल्यूकोसाइट में। साइटोकाइंस ये बनते हैं लिम्फोसाइट के अंदर, मैक्रोफेज के अंदर और एंडोथेलियल सेल के अंदर। ये जो 3 किस्म के सेल हैं ये साइटोकाइंस रिलीज करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड NO ये कहाँ पे बनता है? ये मैक्रोफेज के अंदर बनते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो इन्फ्लेमेशन जब शुरू होती हैं तो ये फिर न्यूली सिंथेसाइज हो जाती हैं, उस वक्त हम बनाते हैं। अब सेल्स के अंदर कुछ चीजें बनी बनाई भी होती हैं, इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस से शुरू होने से पहले ही ये प्री फॉर्म्ड होती हैं। उनमें कौन कौन है? हिस्टामिन। ये कौन से सेल्स के अंदर पहले से बना बनाया हुआ होता है? एमबीपी के अंदर। एमबीपी में कौन है? मास्ट सेल, बेसोफिल, प्लेटलेट, एमबीपी। इन 3 सेल में हिस्टामिन पहले से बना हुआ होता है। इसके बाद सेरोटोनिन है, ये जो है प्लेटलेट्स के अंदर बना हुआ होता है, एसपी। सेरोटोनिन प्लेटलेट्स के अंदर जो है पहले से बना बनाया होता है। इसके अलावा लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं, ये न्यूट्रोफिल के अंदर और मैक्रोफेज के अंदर होते हैं। जो न्यूट्रोफिल हैं उनके अंदर भी लाइसोसोम है और जो मैक्रोफेज है उनके अंदर भी लाइसोसोम है और इसके अंदर लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं। और ये सारी चीजें मीडिएटर कहलाती हैं
क्योंकि ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन की हेल्प करती है, ठीक है, इसको मेंटेन करने में। इसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो लीवर से बनती हैं, ठीक है? लीवर से फिर आती है ये ब्लड में यानी प्लाज़्मा में। अब 2 तरह की चीज़ें हैं इसमें, एक तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन है। मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉम्प्लीमेंट क्या है? ये हम आज मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन कॉम्प्लीमेंट बेसिकली आपके ब्लड के अंदर ख़ास किस्म के प्रोटीन हैं, जो नॉर्मल हालत में इनएक्टिव रहते हैं, यानी एक्टिव नहीं होते। लेकिन जब इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस शुरू होता है, इन्फ्लेमेशन करवानी होती है, तो ये प्रोटीन फिर इन्फ्लेमेशन करवाने में आपकी हेल्प करते हैं। इन प्रोटीन्स को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, ठीक है? अब ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं, इनकी जो एक्टिवेशन है, ये 2 तरीकों से होती है। यानी कॉम्प्लीमेंट की जो एक्टिवेशन है, इसके कौन है मीडिएटर्स? देखो कॉम्प्लीमेंट के प्रोटीन सबसे पहले ये जो प्रोटीन है, ये कहाँ से बने हैं? ये जो प्रोटीन है कॉम्प्लीमेंट के प्रोटीन, ये हमारी हेल्प करते हैं इन्फ्लेमेशन में। तो ये कौन हो गए? ये मीडिएटर्स हो गए। अब इनको बनाया किसने है? सेल्स ने या लीवर ने? सेल ने या लीवर ने? लीवर ने बनाया है। ये लीवर के अंदर लीवर इनको बनाता है। अब जब लीवर इनको बनाता है तो इनको ब्लड के अंदर छोड़ देता है। ब्लड के अंदर ये इनएक्टिव होते हैं। तो इनको एक्टिवेट करने में भी आपको मीडिएटर्स की ज़रूरत होती है जो इनको एक्टिवेट कर ले। वो मीडिएटर्स कौन हैं? वो आपके पास 2 तरह के सिस्टम हैं, 2 तरह के सिस्टम। एक आपके पास काइनिन सिस्टम है। मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा कि काइनिन सिस्टम का क्या मतलब है, काइनिन सिस्टम। और दूसरा आपके पास कोआगुलेशन वाला सिस्टम है। काइनिन एक चेन ऑफ रिएक्शन है। काइनिन सिस्टम में मुख्तलिफ रिएक्शंस होते हैं, लेकिन उन रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है ब्रेडिकाइनिन। तो काइनिन सिस्टम में जो रिएक्शन होते हैं, उन रिएक्शंस के आखिर में ब्रेडिकाइनिन बनता है और ये ब्रेडिकाइनिन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को यानी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं। इसके अलावा जो कोआगुलेशन होती है, ब्लड जब क्लॉट होता है, तो इनमें भी कुछ चीज़ें होती हैं, ये भी एज़ ए मीडिएटर काम करता है टू एक्टिवेट द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, ठीक है? इसके बाद लीवर से एक और तरह की चीज़ें बनती हैं जिसको हम जो फिर फैक्टर एक प्रोटीन है जिसका नाम है फैक्टर 12 एक्टिवेशन, फैक्टर 12 एक्टिवेशन। ये जो फैक्टर 12 की जो एक्टिवेशन है, इसके लिए भी आपको मीडिएटर्स चाहिए होते हैं, जो फैक्टर 12 को एक्टिवेट कर दे, क्योंकि फैक्टर 12 भी एक मीडिएटर है। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन भी मीडिएटर हैं, लीवर से इनका ताल्लुक है। फैक्टर 12 भी लीवर के अंदर प्रोड्यूस होता है, ये भी एक मीडिएटर है। तो ये मीडिएटर नॉर्मली इनएक्टिव हालत में रहते हैं। तो आपने इनको जब इन्फ्लेमेशन शुरू हो तो आपने इनको एक्टिवेट करना होता है। तो कॉम्प्लीमेंट को आप इन 2 से एक्टिवेट करते हो और जो फैक्टर 12 हैं, उसको आप एक्टिवेट करते हो इनसे। नंबर 1 C3A, नंबर 2 C5A, C5B और C5B9। ये जो हैं आपके पास बेसिकली क्या है? जो सी से शुरू होते हैं ना, ये कॉम्प्लीमेंट के प्रोटीन है, ये कॉम्प्लीमेंट के प्रोटीन है। तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट के जो मुख्तलिफ प्रोटीन हैं, इनमें C3A, C5A, C5B और C5B9, ये वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं जो फैक्टर 12 को एक्टिवेट कर सकती हैं और फैक्टर 12 फिर एज़ ए मीडिएटर काम करता है फॉर एक्यूट इन्फ्लेमेशन। ये तो हो गया ये। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि अब जो न्यूट्रोफिल यहाँ पे आया है और इसने बैक्टीरिया को मार दिया। अब ये जो मार कुटाई हुई, ये किस तरीके से हुई? कल हमने इसके ऊपर भी बात की थी, थोड़ा-सा उसको भी आज एक दफ़ा फिर मैं जल्दी से रिवाइज़ करूँ। ये जो मार कुटाई होती है, ये 2 तरीकों से होती है, ठीक है? एक आपके पास क्योंकि देखो, ये है इंट्रासेल्युलर किलिंग। इंट्रासेल्युलर किलिंग क्यों है? क्योंकि इधर चला गया।
क्योंकि इस बैक्टीरिया को सबसे पहले न्यूट्रोफिल ने फेगोसाइटोस किया, यानी अपने अंदर ले गया। ये न्यूट्रोफिल था, बैक्टीरिया को ये अपने अंदर ले गया। तो बैक्टीरिया अब न्यूट्रोफिल के अंदर है, यानी इंट्रासेलुलर है। अब बैक्टीरिया न्यूट्रोफिल के अंदर है, इंट्रासेलुलर है। अब इस बैक्टीरिया की जो डेथ होगी वो कौन सी डेथ होगी? इंट्रासेलुलर किलिंग होगी, सेल के अंदर ये मरेगा। अब सेल के अंदर जब ये मरेगा तो दो तरीकों से मरेगा, ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग और ऑक्सीजन नॉन डिपेंडेंट किलिंग। ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग नाम से जाहिर है कि ये वो किलिंग है कि जिसको कि ऑक्सीजन की जरूरत हो। इस किस्म का कत्लेआम करने के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। नॉन ऑक्सीजन डिपेंडेंट या ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट का मतलब कि इसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होता इस किस्म की किलिंग में, इस किस्म की बमबारी में। इसमें एंजाइम यूज होते हैं, ऑक्सीजन यूज नहीं होता। आप ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग के ऊपर अगर हम बात करें तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आपके पास है। तो जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग है, इसमें आपके पास बेसिकली ये न्यूट्रोफिल हैं। ये न्यूट्रोफिल के अंदर एक फेगोसोम है जिसके अंदर बैक्टीरिया पड़े हुए हैं। क्योंकि जाहिर है जो बैक्टीरिया आप बाहर से न्यूट्रोफिल खा लेता है, फेगोसाइटोस कर लेता है, तो ये बैक्टीरिया फ्रीली नहीं पड़े होते कि साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़े रहे, नहीं, बल्कि इनको एक थैले के अंदर बंद कर दिया जाता है और उस थैले को हम कहते हैं फेगोसोम। अब ये फेगोसोम है, इसके अंदर ये बैक्टीरिया पड़े हुए हैं। इन बैक्टीरिया को हमने कौन से तरीके से, इस न्यूट्रोफिल ने कौन से तरीके से मारना है? ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग से मारना है। ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग। अब ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग कैसे होती है? वो ऐसे होती है कि ये न्यूट्रोफिल के अंदर फेगोसोम है, फेगोसोम के अंदर बैक्टीरिया पड़े हुए हैं। इस फेगोसोम की मेम्ब्रेन में एक एंजाइम है जिसका नाम है NADPH ऑक्सीडेज। क्योंकि ये NADPH की ऑक्सीडेशन करता है। NADPH की ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि ये NADPH से इलेक्ट्रॉन लेता है। अगर आप किसी चीज से इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो हम कहते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। ऑक्सीडेशन का क्या डिफिनीशन है? एक तो इसकी दो तीन डिफिनीशन है। पहली डिफिनीशन क्या है? ऑक्सीडेशन नाम से जाहिर है, अगर आप किसी चीज के अंदर ऑक्सीजन को ऐड कर दो, ऑक्सी मीन ऑक्सीजन, डेशन मीन एडिशन। अगर मैं अगर मैं मोबाइल के अंदर ऑक्सीजन को ऐड कर दूं तो मैं कहूंगा कि मोबाइल की ऑक्सीडेशन हो गई। अगर मैं किताब के अंदर ऑक्सीजन को ऐड कर दूं तो मैं कहूंगा किताब की ऑक्सीडेशन हो गई। अगर मैं हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड करके H2O बना दूं तो मैं कहूंगा ऑक्सीडेशन हो गई। ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एक डिफिनेशन इसकी हो गई ये कि प्लस ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन को ऐड करना। इसकी दूसरी डिफिनेशन क्या है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप किसी चीज से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, मनफी कर दो, आप कहते हो इस चीज की ऑक्सीडेशन हो गई है। NADPH से आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए हैं, इसका मतलब आपने NADPH की ऑक्सीडेशन कर दी है। एंजाइम जिसने की उसका नाम होगा NADPH ऑक्सीडेज। अब ये NADPH ऑक्सीडेज NADPH से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, उन इलेक्ट्रॉन को ये किसके हवाले कर देगा? एक फ्री ऑक्सीजन आराम से पड़ा हुआ था सुकून से, इस ऑक्सीजन को NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम ने इलेक्ट्रॉन दे दिए। जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन मिले, ये ऑक्सीजन कन्वर्ट हो गया इनटू सुपर ऑक्साइड। ये सुपर ऑक्साइड एक फ्री रेडिकल है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव बर्स्ट या रेस्पिरेटरी बर्स्ट। ऑक्सीडेटिव बर्स्ट या रेस्पिरेटरी बर्स्ट। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सुपर ऑक्साइड, इसी फेगोसोम के अंदर मुख्तलिफ एंजाइम्स भी पड़े होते हैं। वो एंजाइम सुपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं, ये भी एक फ्री रेडिकल है। अब ये जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, इसके साथ एक और ये न्यूट्रोफिल है। न्यूट्रोफिल के अंदर ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में प्राइमरी ग्रेन्यूल्स हैं। इन ग्रेन्यूल से एक एंजाइम आता है जिसका नाम है MPO, माइलो पर ऑक्सीडेज, MPO। ये MPO एंजाइम आता है और वो क्या करता है, इस H2O2 के साथ क्लोरीन को ऐड कर देता है। जब ये क्लोरीन ऐड होता है तो ये H2O2 कन्वर्ट होता है OCl नेगेटिव में। और OCl नेगेटिव क्या है? ये ब्लीच है, ब्लीच। ये ब्लीच जो है ये फिर फंजाई वगैरह को मारता है। अगर इस फेगोसोम के अंदर कोई फंजाई हो तो फंजाई को फिर ये ब्लीच मारता है। ये H2O2 कुछ कन्वर्ट हो गया OCl नेगेटिव में।
आयरन जो है, आयरन Fe+3, Fe+3 की मौजूदगी में H2O2 जो है ये हाइड्रॉक्सिल में भी कन्वर्ट हो जाता है, और हाइड्रॉक्सिल भी एक फ्री रेडिकल है और ये बैक्टीरिया को मारता है। और ये जो रिएक्शन है, तो जिसमें आपका H2O2 हाइड्रॉक्सिल में कन्वर्ट हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ Fe+3 यानी आयरन, इस रिएक्शन को हम कहते हैं फेंटीन, FENTIN, फेंटीन रिएक्शन। RTN मतलब रिएक्शन, ठीक है? तो ये आपके पास मुख्तलिफ फ्री रेडिकल बने, इसमें H2O2 बैक्टीरिया को मारता है, OH यानी हाइड्रॉक्सिल भी बैक्टीरिया को मारता है, सुपर ऑक्साइड भी बैक्टीरिया को मारते हैं, OCl नेगेटिव फंजाई वगैरह को मोस्टली मार रहा होता है। तो ये आपके पास ये जो फ्री रेडिकल है ये इन बैक्टीरिया को मार देते हैं और बैक्टीरिया की मौत हो जाती है। और चूंकि ये किलिंग ऑक्सीजन की वजह से हुई कि इस ऑक्सीजन से आपने ऑक्सीजन रेडिकल ऑक्सीजन स्पीशी बना दी थी, इसलिए इस किस्म की किलिंग को हम ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग। अब एक जो है आपके पास मसले हो सकते हैं, मसले हर जगह हो सकते हैं ना। मसले कौन से मसले हो सकते हैं? 2 तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। या तो अगर किसी बंदे के जिस्म के अंदर बचपन से जेनेटिकली वो जीन खराब हैं कि जिस जीन की डीएनए के सर अंदर जिस जीन जी, जी, जी। सर ये रिएक्शन जो है ना, ये जो अभी हमने पढ़ा, ये सारे जो वाइट ब्लड सेल है इसमें सिर्फ यही रिएक्शन होगा, या हर एक में डिफरेंट डिफरेंट होता है? हर एक में ऐसा ही होता है, रेडिकल ऑक्सीजन स्पीशीज़ हर जगह ऐसी ही बनती है, ओके सर। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे हमने जो है अब देखो, हमारे जिस्म के अंदर हर चीज़ डीएनए के अंदर एक कोड होता है जिसको मैं थोड़ा पानी पी लूँ। डीएनए के अंदर कोड होता है, उस कोड को हम जीन कहते हैं, ठीक है? वो गाइड कर रहा होता है जिस्म के हर सेल के अंदर। देखो ये न्यूट्रोफिल है ना, तो न्यूट्रोफिल का एक न्यूक्लियस है, लेट्स सपोज ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर इसका डीएनए है। तो ये डीएनए आपकी सारी ये चीज़ें डीएनए देख रहा होता है, और डीएनए से ही ये बनती हैं, क्योंकि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं, और आपके सारे एंजाइम्स बेसिकली क्या है? प्रोटीन है। ये एनएडीपीएच ऑक्सीडेज एक एंजाइम है, और एंजाइम की नेचर क्या है? ये प्रोटीन होते हैं। तो अगर किसी बंदे के न्यूक्लियस में वो जीन खराब हो या डिलीटेड हो ही नहीं, जिसकी जिम्मेदारी थी एनएडीपीएच ऑक्सीडेज बनाना, तो इन लोगों में एनएडीपीएच ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं होगा। जब एनएडीपीएच ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं होगा, तो ये सारी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। ये सारी कार्रवाई नहीं हो सकेगी तो हम कहेंगे कि ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग इन लोगों में नहीं हो सकती। जब ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग नहीं हो सकती, तो इन लोगों में जब भी इन्फेक्शन होगा ना, इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया आएगा, तो इन्फेक्शन के बाद इन लोगों में ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन उस जगह पे शुरू हो जाएगी। ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन किसे कहते हैं, हमारा आगे आने वाला टॉपिक है। लेकिन आप लोगों को पता हो कि अगर किसी बंदे में ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग ना हो, क्रास ना हो, क्यों ना हो? क्योंकि एनएडीपीएच ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं है। ये ना हो तो इन लोगों में ग्रेनुलोमास बनेंगे, ग्रेनुलोमा मास बनेंगे, और उसको हम ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन कहते हैं। और अगर ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग हो, जिस तरह नॉर्मल बंदे में होती है, मुझ में होती है, आप में होती हैं, तो उसमें फिर इस सारी कार्रवाई के बाद यहाँ पे क्या बन जाता है? एब्सेस बन सकता है। एब्सेस, एब्सेस क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग की मौजूदगी में नॉर्मली जिस तरह होता है, एब्सेस हो सके तो उस जगह पे ग्रेनुलोमा बनते हैं, उसको हम ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो हो गई ये बात। अगर किसी बंदे के न्यूट्रोफिल्स में वो जीन खराब हो जाए जिसका काम था इस एंजाइम को, जो इस प्राइमरी ग्रेन्यूल के अंदर पड़ा हुआ था, जिसका नाम है माइलोपेरोक्सीडेज, जो कि यहाँ पे फिर आके ये रिएक्शन करवाता है। अगर ये ना हो तो इस बंदे में ब्लीच नहीं बनेगा, ये रिएक्शन नहीं होगा, यानी ओसीएल नेगेटिव ब्लीच नहीं बनेगा। ब्लीच तो जरूरी है फंजाई को मारने के लिए। तो जिन लोगों में माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम की कमी होगी, उन लोगों को बार बार फंजाई से इंफेक्शन होंगे, फंगल इंफेक्शन होंगे, जैसे कैंडिडियासिस, ठीक है? ये इन लोगों में इन्फेक्शन होंगे। उसके बाद जो है हमने ये भी पढ़ लिया। अच्छा,
उसके बाद हाँ, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस न्यूट्रोफिल के अंदर, क्योंकि हम जीन को कैमरे के ज़रिए से तो देख सकते नहीं है कि हम जाके देख लें कैमरे में कि ओहो! इस बंदे के न्यूट्रोफिल में एनएडीपीएच ऑक्सीडेज़ वाला जीन है या नहीं है? ये तो हम नहीं कर सकते। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस इंसान के अंदर, इस इंसान के न्यूट्रोफिल के अंदर ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग हो रही है या नहीं हो रही? इसके लिए एक टेस्ट है, जिसको हम कहते हैं नाइट्रो ब्लू टेट्राज़ोलियम टेस्ट। तो ये नॉर्मली आपका एक स्टेन है, एक डाई है, एक रंग है, जो नाइट्रो ब्लू टेट्राज़ोलियम, ठीक है? ये जो नाइट्रो ब्लू टेट्राज़ोलियम है ना, इसका रंग येलो होता है, नॉर्मल ये येलो है। तो हम ये डाई जो है, ये नाइट्रो ब्लू, नाम तो इसका ब्लू है लेकिन बेसिकली इसका कलर येलो होता है। तो ये येलो कलर का नाइट्रो ब्लू टेट्राज़ोलियम है, एनबीटी, इसको हम ऐसे इंसान के न्यूट्रोफिल के ऊपर भी डालेंगे कि जिसके अंदर एनएडीपीएच ऑक्सीडेज एंजाइम मौजूद है, यानी मैंने ये जो है ना इसके लिए ये डाला हुआ है, मौजूद है एनएडीपीएच ऑक्सीडेज एंजाइम। और ऐसे इंसान के न्यूट्रोफिल के ऊपर भी डालेंगे कि जिसमें ये मौजूद नहीं है, ये एनएडीपीएच ऑक्सीडेज एंजाइम मौजूद नहीं है। तो इसमें चूंकि मौजूद है तो यहाँ पे ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग होगी। ये जो ऑक्सीडेटिव बर्स्ट वाला रिएक्शन था ये होगा, ऑक्सीडेटिव बर्स्ट वाला, जबकि यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो एनएडीपीएच ऑक्सीडेज एंजाइम ही नहीं है। जब ये नहीं है तो ऑक्सीडेटिव बर्स्ट वाला रिएक्शन तो हो ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे नहीं होगा। तो याद रखो, क्या रखो, ताहिर शाह मौजूद है या नहीं? अर्शा किधर हो? आपसे पूछता हूँ आबिद अली शाह, आपने क्या करना है इसमें? याद रखना। याद रखना है कि नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम होता है, नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम, इसका नॉर्मल कलर क्या है? येलो। ये ब्लू में कब कन्वर्ट होता है? अगर ये किसी ऐसी चीज के ऊपर डाला जाए कि जिसमें रेस्पिरेटरी बर्स्ट या ऑक्सीडेटिव बर्स्ट वाला रिएक्शन हो रहा हो। जैसे मैंने इसके ऊपर भी नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम डाला, इस न्यूट्रोफिल के ऊपर, इस न्यूट्रोफिल के ऊपर भी नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम डाला। इसके अंदर एनएडीपीएच ऑक्सीडेज एंजाइम मौजूद है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव होगा। जब ये ऑक्सीडेटिव बर्स्ट वाला रिएक्शन होगा तो इसके होने के नतीजे में ये नाइट्रो ब्लू जो मैंने इसके ऊपर डाला था ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू में, ठीक है? जबकि सर हम यहाँ पे जी जी सर जो एंजाइम एब्सेंट है इसके लिए हम ओवर ट्रीटमेंट या एंजाइम थेरेपी की सिर्फ लास्ट लाइन आपकी बहन से। आप ये कहना चाहते हैं कि अब इसका इलाज क्या होगा? जी इसकी ट्रीटमेंट नहीं है। इसके आप कैसे ट्रीटमेंट करोगे? आप हर न्यूट्रोफिल के, आप देखो, हर न्यूट्रोफिल को पकड़ के, उस न्यूट्रोफिल के अंदर जो फेगोसोम बनता है उसको पकड़ के, अब हर एक के अंदर आप एनएडीपीएच ऑक्सीडेज तो नहीं डाल सकते ना, ये तो नहीं डाल सकते आप, क्योंकि इंसान के जिस्म में तो लाखों न्यूट्रोफिल है, ठीक है? सर फिर तो इस सर जो बस डिजीज में एंजाइम थेरेपी होती है तो वो नहीं कर सकते? वो तो एक अभी एक थ्योरेटिकल फेज से गुजर रही है, जिसमें साइंसदान जो हैं वो ये कहते हैं कि अगर हम ऐसा करें तो ऐसा हो जाएगा, अगर वैसा करें तो वैसा हो जाएगा। जो लंबी लंबी पैंतनी होती हैं, अब तो हम उस स्टेज में हैं, ठीक है? ओके सर। अभी इसके ऊपर ठीक है। रिसर्च हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे और वो आपको कहेगा कि ओहो, ये जो है आपको, चूंकि आपके न्यूट्रोफिल के अंदर ये एनएडीपीएच ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं है तो ये रेस्पिरेटरी बर्स्ट नहीं हो रही, तो फ्री रेडिकल नहीं बन रहे, तो इसलिए आपके जिस्म में बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं क्योंकि बैक्टीरिया मर नहीं रहा। तो मैं अब आपको दवाई देता हूँ, आप वो दवाई खाओ, जब आप वो दवाई खाओगे तो आपके जिस्म में एनएडीपीएच ऑक्सीडेज एंजाइम आ जाएगा। ऐसा कोई सीन नहीं है अभी तक, ठीक है? अच्छा, हम इस टेस्ट की बात कर रहे थे। यहाँ पे चूंकि एनएडीपीएच ऑक्सीडेज एंजाइम मौजूद हैं, ऑक्सीडेटिव बर्स्ट या रेस्पिरेटरी बर्स्ट, यानी ये वाला रिएक्शन होगा। तो जब ये होगा तो इसके ऊपर जो आपने नाइट्रोग्लूटाट्राजोलियम डाला था उसका कलर येलो था, ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू में। यहाँ पे चूंकि एनएडीपीएच ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं है
जब यहाँ पे आपके पास नहीं है NADPH ऑक्सीडेज, तो आपने इसके ऊपर जो नाइट्रोब्यूटेट्राजोलियम डाई डाली हुई है, रंग डाला हुआ है, ये येलो से ब्लू में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है? यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये तो तब इसका रंग कन्वर्ट होता है अगर वहां पे ऑक्सीडेटिव बर्स्ट या रेस्पिरेटरी बर्स्ट ये वाला रिएक्शन हो जाए, और इस रिएक्शन के लिए तो NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम का होना जरूरी है। ठीक है? अब हम कब कहेंगे कि ये टेस्ट पॉजिटिव है? ठीक है? इसका टेस्ट पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, यानी जो नॉर्मल न्यूट्रोफिल होते हैं उनका नाइट्रोब्यूटेट्राजोलियम टेस्ट पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो नाइट्रोब्यूटेट्राजोलियम के कलर को येलो से ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। हम कहते हैं कि दिस टेस्ट इज पॉजिटिव, मतलब दिस पर्सन इज नॉर्मल। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोब्यूटेट्राजोलियम टेस्ट नेगेटिव होगा, क्योंकि जिस पर्सन के नॉट कन्वर्ट नाइट्रोब्लू कलर फ्रॉम येलो टू ब्लू, इसका मतलब इसमें ये प्रोसेस नहीं हो रहा। तो नहीं हो नॉर्मल रहा। नॉर्मल के लिए तो नेगेटिव यूज नहीं करते वैसे हाँ, ही। वेरी गुड, ये आप उल्टा है। नॉर्मली बाकी बीमारियों में इस तरह होता है कि अगर बाकी किसी बीमारी के बारे में आप ये कहो, जैसे कोरोना, कि उसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब उसको बीमारी है। लेकिन ये इस टेस्ट में ये अपोजिट है, क्योंकि ये तो आप बीमारी की बात नहीं कर रहे हो ना, ये तो आप एंजाइम की बात कर रहे हो। नाइट्रोब्यूटेट्राजोलियम टेस्ट पॉजिटिव है का मतलब आप दूसरे लफ्जों में ये कह रहे हो कि इस बंदे के न्यूट्रोफिल में NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम मौजूद है, इसलिए ये पॉजिटिव है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर इसमें हम टिश्यू सैंपल लेते हैं या ब्लड सैंपल लेते हैं टेस्ट के लिए? इसमें आप न्यूट्रोफिल लेते हो, जाहिर है वो फिर आप ब्लड से ही लेते हो, क्योंकि टिश्यू से फिर उसको कलेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। या टिश्यू से भी ले सकते हो, लेकिन आपने न्यूट्रोफिल के अंदर, आपने ल्यूकोसाइट के अंदर, जो व्हाइट ब्लड सेल है उसके अंदर ये लेने होते हैं। ये आबिद अली ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था कि ये प्लस और नेगेटिव, इसकी आप लोगों को समझ आ गई है? यस नहीं सर। आई? यस जी सर। सर। आमिर मुझे बताएगा, आमिर ये पॉजिटिव क्यों है? नॉर्मली तो सर ये इस बंदे को बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल है। तो यस सर। नाइट्रोब्यूटेट्राजोलियम टेस्ट जो है ये पॉजिटिव, ये तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव तो हम तब कहते हैं जब टेस्ट बीमारी हो, और टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो हम कहेंगे कि इसको बीमारी है। मुझे जरा ये समझाओ जल्दी से। ये सर जिस तरह कोरोना में हम कहते हैं कि इसका कोरोना कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब कोरोना इसको कोरोना हो गया है। और ठीक है, यहाँ पे जो है ना सर, पॉजिटिव इसको कहते हैं कि इसमें जो NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम है इसको वेरी मौजूद। गुड वेरी गुड वेरी गुड। ताहिर शाह, इसको मेरी तरफ से आमिर चूंकि आपका रूममेट है, इसको मेरी तरफ से 500 रुपए इनाम दे दो। मैं आपको यहाँ पे जब आप आओगे तो मैं आपको दूंगा। वेरी गुड। देखो, अगर कोई आपसे ये पूछे कि क्या इस बंदे को NADPH ऑक्सीडेज डिफिशियंसी वाली बीमारी है, हम कहते हैं नहीं है, तो आप इसको पॉजिटिव क्यों कहते हो? क्योंकि अल्लाह के बंदे, मैं तो टेस्ट की बात कर रहा हूँ कि इस बंदे में ये टेस्ट पॉजिटिव है, और जिस बंदे में ये टेस्ट पॉजिटिव है उसको बीमारी नहीं होती, उसमें NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम मौजूद है। ये चीज यहाँ तक क्लियर हो गई। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी मीडिएटर्स, ये हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर आज के लिए हम इतना ही काफी। ये जो मीडिएटर्स हैं, हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन कहाँ से आते हैं, ये कौन सी बला है, ल्यूकोट्राइन जो है ये कौन सी बला है, साइटोकाइन्स कौन सी बला है, हिस्टामिन कहाँ से आता है, सीरोटोनिन कहाँ से आता है। थोड़ा सा हम आज इसके ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि मुझे 3-4 लड़कों ने मैसेज किए थे कि हम इस वाले लेक्चर में अटेंटिव नहीं थे, या नहीं थे, या कहीं गए हुए थे, तो ये हमें पूरा समझ नहीं आया, तो इसलिए मैंने ये आज पूरा आप लोगों को पढ़ाया। इंशाल्लाह ईद से पहले हमारी जो जनरल पैथोलॉजी है, जो आपकी पैथोलॉजी की एक बेस बनाती है। देखो, जनरल पैथोलॉजी में 4 चैप्टर हैं, अगर ये चैप्टर आप अच्छी तरह पढ़ लेते हो तो आपको कार्डियक सिस्टम की पैथोलॉजी पढ़ने में इजी होगा। रेस्पिरेटरी यानी जो सिस्टेमिक पैथोलॉजी है वो आपके लिए इजी हो जाएगी, क्योंकि अब आपको टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो आपकी क्लियर हो गई होंगी। टर्मिनोलॉजीज का क्लियर करना बहुत जरूरी है। जैसे मिसाल के तौर पर आप जब टीबी पढ़ोगे, इन्फेक्शियस डिजीज की पैथोलॉजी, इन्फेक्शियस डिजीज, वहां पे आपको वो कहेगा कि टीबी एक ग्रेनुलोमेटस डिजीज है।
अब जब आपको ग्रेनुलोमेटस डिजीज का पता नहीं होगा तो आपको टीबी समझ नहीं आएगा। ग्रेनुलोमेटस डिजीज की समझ आपको जनरल पैथोलॉजी में आनी है, कि हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे कि हमारे पास 2 तरह की इन्फ्लेमेशन है, ग्रेनुलोमेटस और नॉन ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। तो ये हम कल वाली बात कल पे बात करेंगे। आज हम ये जो आपके मीडिएटर्स हैं थोड़ी सी इस पे बात कर देते हैं। सबसे पहले जो एक मीडिएटर हमने पढ़ा टाइम हुआ था, खत्म हो गया, ये खत्म ना कर दो मीटिंग। चलो खत्म कर दो।